हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करें। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, जो आपका ये था, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। यानी एक तीरंदाज है, वो क्या करती है, वो अपने जो उसका बो है, ठीक है, जो उसका जो उसका बो है, यानी जो उसकी जो बो है उसको क्या करती है, वो एक टारगेट पे एम करती है, एक निशाना साधती है। She then releases the arrow which begins to move towards the target. अब फिर क्या करती है, वो जो तीर है उसे छोड़ती है, ठीक है, अपने बाण से उसे छोड़ती है और वो टारगेट की तरफ जाता है। Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. अब आपको कुछ वर्ड्स दी गए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें जो गैप्स है उनको भरना है। तो आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है: मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन। यानी पेशी बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, आकार और आकर्षण। अब इन वर्ड्स को आपको स्टेटमेंट्स में डालना था। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स हमने कर ली थी, हमारी जो चौथी स्टेटमेंट है ये बची थी। तो आपकी जो चौथी स्टेटमेंट है वो ये है: व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट। यानी जब जो तीर है वो टारगेट यानी निशाने की तरफ जाती है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू। उस तीर पे जो फोर्स लगते हैं, जो बल लगता है, वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो बेसिकली जब आपकी तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उस पर कार्य करने वाले बल डैश के कारण होते हैं और वह वायु के डैश के कारण होता है। यानी आपको यहाँ पे फिल कर। तो अगर हम बात करें, जब भी कोई तीर मूव कर रहा है, तीर चल रहा है, उस पे 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जो कि पृथ्वी की तरफ लग रहा है। दूसरा बल जब वो एयर के बीच से जा रहा है, वायु के बीच से जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उस पे लग रहा है, यानी घर्षण बल लगता है। जैसे कि ये आपका तीर है और ये टारगेट की तरफ जा रहा है। हमने क्या किया, जो बो है, जो आपका धनुष है, ठीक है, जो धनुष है उससे हमने तीर को छोड़ दिया, बो से हमने तीर को छोड़ दिया। अब तीर गया, एक फोर्स उसका डाउनवर्ड लगेगा पृथ्वी की तरफ, जो कि कौन सा होगा, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा फोर्स, क्योंकि ये एयर के बीच से जा रहा है, वायु के बीच से जा रहा है और इसके चारों तरफ क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है और इसके चारों तरफ एयर है, तो जिस कारण इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, यानी घर्षण बल भी लग रहा है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, इस पे जो आपके ब्लैंक्स है या गैप्स है, उसमें आप लिखेंगे व्हाइल द एरो मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट। जब एरो अपने टारगेट की तरफ जाता है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी। जो इस पे बल लग रहा है वो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। और
वायु के घर्षण बल के कारण लग रहा है। जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, या गुरुत्वीय बल है, और वह वायु से फ्रिक्शन या घर्षण बल के कारण जो है, ये जो बल है, ये दोनों बल इस पे लगते, ठीक है। एक आपका फ्रिक्शन हो गया और एक आपका ग्रेविटेशनल। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts। यानी आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है जिससे आपको सिचुएशन का पता चलता है। आपको ये बताना है कि इसमें एजेंट कौन है जो बल लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है जिस पे बल लग रहा है, यानी वस्तु कौन सी है जिस पे बल लग रहा है, और एजेंट कौन सा है जो बल लगा रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। हर एक केस में आपको जो है, जो फोर्स का इफेक्ट है, जो आपका बल है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो है, जो पहला स्टेटमेंट है वो है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। यानी पहला स्टेटमेंट ये है कि एक नींबू है, आपने उस नींबू को निचोड़ा, उसका रस निकाला, अपने फिंगर से, अपनी उंगलियों से प्रेशर लगा। नींबू का रस निकालने के लिए उंगलियों के बीच नींबू के टुकड़ों को निचोड़ा। तो फिर ये आपका स्टेटमेंट है, यानी आपने क्या किया है, नींबू लिया और उसे फिंगर्स के बीच में रख के, अपनी उंगलियों के बीच में रख के उसको आपने निचोड़ दिया। अब हमें क्या बताना है, इसमें एजेंट कौन सा है, ठीक है, एजेंट कौन सा है, और ऑब्जेक्ट, वो वस्तु कौन सी है जिस पे बल लग रहा है। बल कौन लगा रहा है और किस पे बल लग रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर हम नींबू की बात करें, हमने क्या लिया, एक नींबू का टुकड़ा लिया। तो नींबू के टुकड़े को हमने पिचकाया, उस पर प्रेशर डाला, उस पर फोर्स डाला और उससे रस निकला। यानी जो नींबू का टुकड़ा है वो वस्तु है या वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसको हमने किसके द्वारा पिचकाया, अपनी उंगलियों के माध्यम से इसे पिचकाया। अपनी उंगलियों के माध्यम से जो नींबू है उस पे फोर्स लगाया। तो अगर हम बात करें एजेंट की, तो एजेंट जो है आपका फिंगर्स है, यानी उंगलियां हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अ पीस ऑफ लेमन, यानी नींबू का एक टुकड़ा। तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, एजेंट्स आर फिंगर, ऑब्जेक्ट इज लेमन, इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द लेमन। यानी आपने क्या किया, नींबू लिया, नींबू निचोड़ा, तो उससे क्या हुआ, रस निकल गया। एजेंट जो हो गया आपका फिंगर, यानी उंगलियां हो गई। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु आपका क्या है, नींबू है। और वहीं अगर हम इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें कि जो बल है उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप नींबू को निचोड़ते हैं तो उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें जो है फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो शेप, चेंज इन शेप ऑफ लेमन हो जाएगा। एजेंट उंगलियां हैं, वस्तु नींबू है, बल के प्रभाव से नींबू का आकार बदल जाता है।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, यानी आपके पास जो टूथपेस्ट होता है उससे आप पेस्ट को निकाल रहे हैं। टूथपेस्ट ट्यूब से आप पेस्ट को निकाल रहे हैं, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। अब अगर हम बात करें टूथपेस्ट से जब हम पेस्ट निकालते हैं तो बेसिकली हम इसमें अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, यानी जो आपकी उंगलियां हैं उनका यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें एजेंट की इस केस में, तो हम अपनी उंगलियों के माध्यम से पेस्ट को निकाल रहे हैं, तो हमारा जो एजेंट होगा वो फिंगर्स यानी उंगलियां होंगी। अब आप किसको स्क्वीज कर रहे हो, किसको पिचका रहे हो, टूथपेस्ट की ट्यूब को, तो ऑब्जेक्ट आपका टूथपेस्ट ट्यूब होगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट की। तो जब भी आप जो कोलगेट है या जो आपका टूथपेस्ट है, ठीक है, कोई भी आपका टूथपेस्ट है, इससे जब आप क्या करते हैं, इस टूथपेस्ट से जो आपका ये टूथपेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, आपका टूथपेस्ट है, इससे जब आप क्या कर रहे हैं, पेस्ट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेस्ट निकाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने उंगलियों से इसे दबा रहे हैं, उंगलियों से दबाया, पेस्ट निकल गया, ठीक है। फिंगर्स यानी उंगलियां आपकी एजेंट हो गई, ऑब्जेक्ट आपका टूथपेस्ट ट्यूब हो गया। अब जब हमने फिंगर से प्रेशर डाला और टूथपेस्ट बाहर निकल गया, टूथपेस्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया आपका, तो आप क्या देखते हैं, जो आपका टूथपेस्ट ट्यूब है उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। यानी जो फोर्स का इफेक्ट है इस केस में, जो आपके बल का प्रभाव है इस केस में, वो क्या होगा, चेंज इन द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। तो इस तरीके से हमारा एजेंट जो है वो फिंगर्स है, ऑब्जेक्ट जो है टूथपेस्ट ट्यूब है, और इफेक्ट जो है, फोर्स का जो इफेक्ट है वो चेंज इन शेप यानी वस्तु के आकार में बदलाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एजेंट्स आर फिंगर्स ऑफ द पर्सन स्क्वीजिंग द ट्यूब, यानी एजेंट क्या है, एजेंट उस व्यक्ति की उंगलियां हैं जो ट्यूब है उसे पिचका रहा है या उसे स्क्वीज कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज टूथपेस्ट ट्यूब, और वस्तु क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब है। And effect of the force can be observed as the paste coming out of the tube, यानी change in shape। और जो फोर्स लगाया गया है उंगलियों के द्वारा, उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो आपका टूथपेस्ट ट्यूब है उससे आपका पेस्ट बाहर निकल के आ रहा है, यानी जो आपका टूथपेस्ट है उसका जो आकार है उसमें परिवर्तित या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है। एजेंट ट्यूब को निचोड़ने वाला व्यक्ति की उंगलियां हैं, वस्तु टूथपेस्ट ट्यूब है, और बल का प्रभाव ट्यूब से निकलने वाले पेस्ट आकार में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on a hook fixed to a wall, यानी आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है इसके एक सिरे पे, इसके एक सिरे पे हमने कोई लोड लगा दिया है, कोई भार लगा दिया, और इसका जो दूसरा सिरा है वो आपका दीवार के सहारे लगा है। इस तरीके से दीवार पे या वॉल पे ये हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया। इसका जो दूसरा सिरा है, हमने क्या किया है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके एक सिरे में हमने लोड
यानी भार लगा दिया है, ये हमारा भार है, और इसका दूसरा सिरा हमने दीवार से लटकाया हुआ है, ठीक है, और दीवार पे कोई हुक है, उस पे हमने इसे अटका दिया। अब आपको ये बताना है कि इस केस में एजेंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है। आपको क्या बताना है कि एजेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और फोर्स यानी बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम एजेंट की बात करें, क्योंकि हम इस केस में स्प्रिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जो स्प्रिंग है इसकी बात करेंगे, और इसके एक सिरे में हमने लोड लगा दिया, भार लगा, दूसरा सिरा फिक्स है, दीवार से जुड़ा हुआ है, फिक्स है। अब हमने क्योंकि एक भार लगाया है, इस भार के कारण क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी इस केस में जो एजेंट है वो आपका भार यानी लोड है। अगर हम ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की बात करें तो वस्तु क्या है, आपकी स्प्रिंग है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, स्प्रिंग पे लग रहा है। फोर्स किसके कारण लग रहा है, लोड के कारण लग रहा है, इसलिए ये आपका एजेंट है, ऑब्जेक्ट आपका स्प्रिंग है। अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या है, आपने क्या देखा, जब आप किसी स्प्रिंग में, ये आपने अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब अगर हम किसी भी स्प्रिंग में भार लगा देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, स्प्रिंग वो खिंच जाता है, क्या हो जाता है, खिंच जाता है, इलोंगेशन हो जाता है उसका, यानी उसकी जो शेप है वो बदल जाती है। अगर उसकी शेप पहले ऐसी थी तो भार के कारण उसकी शेप ऐसी हो जाएगी, यानी वो खिंच जाएगा, उसका जो शेप है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। तो जो ये आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड, यानी एजेंट क्या है, जो आपने भार लटका है, यहाँ पे जो आपने भार लटका है ये क्या है, आपका एजेंट है। द ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग, और वस्तु क्या है, स्प्रिंग है। एंड एफर्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड, दैट इज चेंज इन शेप। यानी अगर हम फोर्स के इफेक्ट की बात करें तो वो हमें किसके रूप में दिखाई देता है, स्प्रिंग में जो खिंचाव आ रहा है उसके रूप में हमें वो दिखाई देता है, यानी कि जो वस्तु है उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। एजेंट भार निलंबित है, जो आपका एजेंट है वो आपका भार है, वस्तु स्प्रिंग है, एजेंट क्या है, आपका भार है, एजेंट आपका भार है और वस्तु क्या है, स्प्रिंग है। और जो भार का निलंबन है, आकार में परिवर्तन, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो स्प्रिंग है, जो आपका स्प्रिंग है उसकी वृद्धि या उसमें इलोंगेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आकार में जो परिवर्तन हो रहा है स्प्रिंग के, वो आपका क्या है, आपका इसमें फोर्स का या बल का प्रभाव। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, यानी एक धावक है, एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, वो कूद रहा है ताकि जो वहां पे जो बार लगाया गया है, एक हाइट पे एक बार लगाया गया है, वो उससे कूद सके। यानी एक एथलीट है, एक धावक है जो क्या कर रहा है, जो बार है उस पे कूद रहा है, जो कि एक हाइट पे लगा है। तो आपको इसमें बताना है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, एजेंट कौन सा है, और आपको इसमें जो है फोर्स का क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है।
अब एक धावक है जो भाग रहा है और बीच में एक बार है जो एक हाइट पे रखा गया। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, वो जंप करेगा, छलांग लगाएगा। तो बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, धावक के द्वारा। धावक के जो मसल्स है उसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, क्योंकि वो छलांग लगाएगा तो जो धावक की जो मसल्स है, जो उसकी पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आपका जो है फोर्स लगा रही है। तो आपके जो एजेंट है वो धावक की मांसपेशियां हैं। अब फोर्स किस पे लग रहा है, धावक के शरीर पे, यानी उसकी बॉडी पे, तभी तो वो कूद पाएगा। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जो आपका फोर्स है, जो आपका बल है, उसका आपको प्रभाव क्या दिखाई दिया। इस केस में धावक जो है वो यहां से कूदा, भागा और वो यहां से कूदा। तो बेसिकली आपको इस केस में क्या दिखाई दे रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज। किस में दिखाई दे रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज, यानी गति की जो स्थिति है या जो उसका स्थिति है उसमें आपको बदलाव दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ से इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला गया, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, एजेंट इज मसल्स ऑफ एथलीट। एजेंट क्या है, जो धावक है उसकी मांसपेशियां हैं। ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ। ऑब्जेक्ट कौन है, एथलीट खुद ऑब्जेक्ट है। एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट। और जो फोर्स है, फोर्स का जो प्रभाव है, जो बल का प्रभाव है, वो एथलीट की गति की स्थिति में परिवर्तन के रूप में या बदलाव के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। अब एक ब्लैकस्मिथ है यानी लोहार है, वो क्या कर रहा है, एक जो है गरम लोहे के टुकड़े पर जो है वो क्या कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है, उस पे हथौड़ा पीट रहा है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब आपको ये बताना है कि जो वो व्यक्ति या जो आपका लोहार है, वो जो गरम आयरन का पीस है, लोहे का जो गरम पीस है, उस पे हैमरिंग कर रहा है, उस पे हथौड़ा मार रहा है, तो इससे जो आयरन का पीस है या लोहे का पीस है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। औजार बनाते समय लोहार गरम लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। हथौड़े से लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये जो यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, इसे आपने कई बार नोटिस किया होगा। जब आपने लोहार को नोटिस किया होगा तो वो क्या करता है, वो गरम करता है एक टुकड़े को और फिर उसे पीटता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो जो हैमर है, हथौड़ा है, हथौड़े से वो उसे पीट रहा है, तो उससे वो क्या कर रहा है, उस गरम लोहे के टुकड़े पे फोर्स लगा। अब जो गरम लोहे का टुकड़ा है वो कैसा है, सॉफ्ट है, थोड़ा सॉफ्ट है, जिस कारण जब वो हथौड़े से उसे पीट कर उस पे फोर्स लगा रहा है तो वो अपने अनुसार उस लोहे के टुकड़े का जो शेप है उसे बदल पा रहा है। तो बेसिकली जब भी एक लोहार क्या करता है, किसी गरम लोहे के टुकड़े पे हथौड़ी मारता है, तो वो उसके जो शेप है, उसका जो आकार है, उसमें परिवर्तन करना चाह रहा है, उसे परिवर्तन कर रहा है या परिवर्तित कर रहा है या चेंज कर रहा है, ताकि वो उसको जो भी जिस भी तरीके का औजार बनाना है, जिस भी तरीके का उसको, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी बनानी है या कोई आपकी जो है पाठल बनानी है, तो वो बना सकता है। तो वो क्या करता है, वो उसके लिए पहले लोहे के टुकड़े को गर्म करता है, फिर उसे पीटता है ताकि वो उस शेप में आ जाए जिस शेप का उसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे,
द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज द चेंज इन द शेप ऑफ आयरन, यानी जो फोर्स है, जो बल है, जो हथौड़े से पीटने पर वो उस आयरन पे, उस लोहे पे लगा रहा है, वो उस लोहे के टुकड़े का जो आकार है उसे परिवर्तित करता है। एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल, और जो लोहा है उसको हम उस शेप में मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिस शेप का उस लोहार को टूल चाहिए। जैसे अगर उसे हथौड़ी चाहिए तो वो बना सकता है उस लोहे को गर्म करके और उस पे हैमरिंग करके या हथौड़े से उसे पीट के। हथौड़े से लगने वाले बल से लोहे के आकार में परिवर्तन होता है और लोहे को आवश्यक उपकरण के आकार में ढाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एन inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। अब आपने क्या किया, एक आपने फुलाया हुआ गुब्बारा लिया और इसको हमने दीवार पे प्रेस किया, पर उससे पहले हमने क्या किया, इस गुब्बारे को एक सिंथेटिक कपड़े से, जो आपका सिंथेटिक कपड़ा होता है, उससे इसे रगड़। It was found that the balloon stick to the wall। अब ये देखा गया कि जो ये गुब्बारा है वो दीवार पे चिपक गया है। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण जो आपका बलून है, गुब्बारा है, वो दीवार पे चिपक पाया या उनके बीच में अट्रैक्शन या आकर्षण बल लगा। तो बेसिकली आपको यह सिचुएशन क्या दी गई है कि आपके पास एक गुब्बारा है, उसे आपने एक सिंथेटिक कपड़े से रगड़ा, जैसे आपका नायलॉन होता है, ठीक है, जो आप आर्टिफिशियल फाइबर से बनाते हैं, जो आपके नेचुरल फाइबर नहीं होते, आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उनसे आप क्या कर रहे से रगड़ रहे हैं। फिर आप इसे एक दीवार की तरफ प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और आप ये देखते हैं कि ये दीवार पे चिपक रहा है। तो आपको इसका रीजन बताना है कि वो कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है जिसके कारण ये गुब्बारा दीवार पे चिपक पा रहा है। एक फुलाए हुए गुब्बारे को सिंथेटिक कपड़े से रगड़कर दीवार से दबाया गया, पता चला गुब्बारा दीवार से चिपक गया है। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार हो सकता है? तो अगर हम बात करें गुब्बारे की, तो गुब्बारे को हमने क्या किया है, रगड़ा है एक सिंथेटिक कपड़े से। और जब हम रबिंग की बात करते हैं, क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा है, जैसे कि आपका ये आपका गुब्बारा है, और आपने इसे एक सिंथेटिक क्लॉथ से क्या करा, सिंथेटिक कपड़े से इसे रगड़ा। तो जब आप रगड़ रहे हो तो इसके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। उस कांटेक्ट फोर्स के कारण क्या हुआ, ये गुब्बारा दीवार पे चिपक पाया। तो बेसिकली जब हम रबिंग की बात करते हैं, जब रबिंग होती है तो आपका जो गुब्बारा है ये चार्ज हो जाता है, इसमें चार्ज आ जाते हैं, और इस चार्ज होने के कारण ही ये दीवार पे चिपक पा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि इस पे या आपके जो बलून है वो आपके वॉल पे या दीवार पे क्यों चिपक पाया, क्योंकि रब करके इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उत्पन्न कर दिया। यानी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके कारण जो है आपका जो गुब्बारा है वो दीवार पर चिपक पाया। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। यानी आपको ये बताना है कि जब आप किसी प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर के उसे अपने हाथों पे पकड़ के ग्राउंड से ऊपर तक उसे क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो उस पे कौन सा बल लगता है। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है कि जो आपके बकेट है, जो आपका बाल्टी है, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो है आपकी जो बाल्टी है उसमें किसी भी जो है स्टेट ऑफ मोशन में आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। यानी बाल्टी की जो गति की अवस्था है उसमें आपको परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में जमीन सर से ऊपर रखी पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी पर कार्य करने वाले बलों का नाम बताइए। चर्चा कीजिए कि बाल्टी पर कार्य करने वाले बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं लाते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक बाल्टी है और उसे हमने क्या किया, उठाया एक जगह जो है आपके ग्राउंड लेवल से, आपने क्या किया, ग्राउंड लेवल से उसे उठाया ऊपर, अपने हाथों से उठाया, ठीक है। यहाँ पे आपकी बाल्टी है, आपने इसे इस लेवल पे उठाया है और किससे उठा रहे हैं, अपने हाथों से उठा रहे हैं। तो जब आप इसे अपने हाथों से उठा रहे हैं तो आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे, मांसपेशी बल लगा रहे हैं, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप कौन सा बल लगा रहे हैं, मांसपेशी बल। वहीं बाल्टी को पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। आपने क्या किया, इस बाल्टी को उठाया। अब आपने उठाया इसको, लेवल एक ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके गए, तो आपने अपने हाथों से बाल्टी को उठाया, तो आपने क्या लगाया बाल्टी पे, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशी बल, ठीक है, या पेशी बल लगाया आपने। और जो बाल्टी है क्योंकि वो एक हाइट तक पहुंची है ग्राउंड लेवल से, और आप जानते हो कि जो आपकी पृथ्वी है वो हर एक वस्तु पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जो है जो कि नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ होता है। तो यानी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हम जब इन दोनों फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपकी जो बाल्टी है उसकी जो गति की अवस्था है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपके हाथों के द्वारा मस्कुलर फोर्स लगाया गया, पेशीय बल लगाया गया, वो बराबर है गुरुत्वाकर्षण बल के, जिस कारण आपकी जो बाल्टी है वो अपनी स्थिति पे स्थिर है, अपनी स्थिति पे स्थिर है, उधर पे वो रुकी हुई है, वो नीचे नहीं जा रही है ना ही वो ऊपर जा रही है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, जिस कारण ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं या बैलेंस कर पा रहे हैं, और आपकी जो बाल्टी है वो एक स्थिति पे स्थिर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बकेट आर एज फॉलोज, यानी बाल्टी पर लगने वाला बल निम्नलिखित है। पहला बल, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म एक्टिंग अपवर्ड। पहला क्या है, पेशीय बल है या भुजाओं का जो पेशीय बल है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की ओर कार्य करता है। बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज in the state of motion because both of them are acting in equal and opposite direction। अब इन दोनों फोर्स के कारण, इन दोनों बल के कारण जो बाल्टी है वो मूव नहीं कर रही है, उसका जो स्टेट है मोशन का वो चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है उसमें। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स
बराबर है, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, यानी विपरीत दिशा में है। एंड दस दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। इस कारण इन्होंने आपस में जो दोनों फोर्स है, बल है, उनका जो प्रभाव है उसे कैंसिल कर दिया, जिस कारण आपको बाल्टी मूव करते हुए या गति करते हुए नहीं दिखाई दे रही। बाल्टी पर कार्य करने वाला बल इस प्रकार है। भुजाओं का पेशीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। दोनों बल गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाते, क्योंकि दोनों समान और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है आपका जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और इनके जो आंसर्स है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस